वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे GS 6 के पॉइंट नंबर 16 पे। हिंदी माध्यम का हमारा ये वीडियो, इसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में उत्तर औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन क्या क्या हैं, अवसंरचना कैसी है। बहुत ही जरूरी टॉपिक, पुराने लेक्चर्स का बहुत ज्यादा काम आएगा आपको इस वीडियो में। कीवर्ड्स अगर अच्छे से रिवाइज कर रखे होंगे तो सारी चीजें एकदम क्लियर होती चली जाएंगी। बार बार चीजों को रिवाइज कीजिए, छोटा छोटा लिखते रहिए। कुछ कुछ इक्वेशन बताती हूं मैं, कुछ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताती हूं मैं, उस सब को नोट करके रिवाइज करते रहिए। पेपर दे के आएंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, करवाई हुई चीजों से बाहर सवाल नहीं आएगा। जो लोग अपनी तैयारी को इस वक्त, अब टाइम बहुत कम बचा है, और ज्यादा मजबूती देना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप। 2023 मेंस का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप, टेस्ट सीरीज का हमारा ग्रुप आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, सिर्फ निबंध लेखन का हमारा ग्रुप, या फिर 2024 का हमारा टारगेटेड शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी वाला पेड ग्रुप। तो जो आप लोग सही समझें वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए और दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए GS 6 पॉइंट नंबर 16 हिंदी माध्यम का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। तो GS 6 का पॉइंट नंबर 16 है ये, और इसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन, अवसंरचना। अच्छा, मैं आपसे बात कहूं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या मायने हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के, क्यों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जरूरी है, क्यों इतना जोर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा इंडस्ट्रीज पे, इंडस्ट्री 4.0 क्या है। ये सारे सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए जब हमारे सामने ये शब्द आता है इंडस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले तो इसके लिए आप ये जानिए कि प्रदेश का और भारत का इतिहास क्या रहा है उद्योग के विकास से संबंधित। ठीक है, हमें पता है औद्योगिक विकास आर्थिक विकास का इंजन है। मतलब इंडस्ट्री जो है इज इक्वल्स टू इकोनॉमी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे डायरेक्टली कोडिपेंडेंट है। तो भारत में जो शुरुआत होती है, आप जानते हैं शुरुआती दौर में हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, तब प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। अब जब देश आजाद हुआ तो देश की आजादी के बाद हमने ध्यान दिया कि अभी भाई नया नया देश है तो हम कृषि पे ज्यादा फोकस रखेंगे। प्रदेश के लिए आज भी बात करें तो जो 60 से 70% आबादी है वो कृषि संबंधित क्षेत्रों में जुड़ी हुई है। लेकिन पिछले कुछ लेक्चर्स में आप सब लोगों ने एक बात देखी कि हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर की नहीं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की करी थी हमने ये बातें, एग्रो क्लस्टर्स की, कृषि को बाजार से जोड़ने की, मार्केट एक्सेस की, किसानों की पहुंच बाजार तक बनाने की, इन सब चीजों की हमने बात करी थी। तो मतलब यहां पे भी उद्योग आ गया ना। अगर कहीं पे कृषि ज्यादा, मतलब प्रमुख व्यवसाय आप मान लीजिए एक तरह से कृषि है, तो पहले सबसिस्टेंस फार्मिंग होती थी, मैंने आपको बताया है, सबसिस्टेंस है ना, गुजर बसर के लिए। लेकिन अब तो व्यवसाय के लिए होती है, इनकम के लिए होती है, फार्मर की इनकम डबल करने का एम रखती है केंद्र सरकार। तो इसमें होता क्या है, उद्योग या अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र है। आप जानते हैं ये सेकेंडरी सेक्टर है उद्योग। तो आर्थिक गतिविधि में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र यही है। अब स्वतंत्रता के बाद, ये आप कहीं पे भी अपना इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं जो पॉइंट्स मैं अब आपको बताने वाली हूं। स्वतंत्रता के बाद सरकार लंबे समय तक देश में, जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है, पहली पे तो पूर्णतः जो केंद्र बिंदु था वो था कृषि। दूसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम पे 1956 की बात है ये, हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को संकल्पित किया, IPR। उसके माध्यम से हमने औद्योगिक विकास का ब्लूप्रिंट बनाया था। मतलब जो आज औद्योगिक विकास की हम बात कर रहे हैं, उस औद्योगिक विकास, उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट ये पॉलिसी लेके आई। 1956 की इस नीति में इस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र को अग्रणी बनाकर जो भारी उद्योग थे उनकी स्थापनाओं पे जोर दिया गया था। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद जो भारी या बुनियादी उद्योग थे उनको रणनीति को अपनाना इस आधार पर उचित ठहराया गया था कि इससे कृषि पर बोझ कम होगा। वजह क्या थी? इस सब की वजह ये थी कि जो एग्रीकल्चर पे अकेले प्रेशर पड़ रहा है वो थोड़ा सा प्रेशर ईज ऑफ हो जाएगा। एग्रीकल्चर पे जो प्रेशर था, उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों के साथ साथ छोटे उद्योगों के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी जो रोजगार सृजन करेंगे और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायक होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज हम बात कर रहे हैं 75 साल बाद आत्मनिर्भर भारत की, लेकिन हम तभी से कह रहे हैं सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, औद्योगिक विकास की अवधारणा क्यों आई? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए प्लस सेल्फ रिलायंस के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए। तो आप भर भर के लिख के आना अमृतकाल, आत्मनिर्भरता, ऐसी ऐसी चीजें आ जाए तो बस मजे आ जाते हैं। फिर 1956 को अपनाया, दूसरी तीसरी योजनाएं आई, 56 से 61 आई थी, फिर आपकी 61 से 66, उसमें औद्योगिकरण जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस तेज हो गया, ये आप लिख सकते हैं एक चीज। फिर 60 के दशक तक आते आते थोड़ा उद्योगों में निवेश कम हो गया, विकास की दर पे प्रतिकूल भाव पड़ा, फिर वो इकोनॉमी चलती है ना, कि हाँ कोई चीज बढ़ रही है, घट रही है, हो रही है सब कुछ। उसके बाद 1990 के दशक की शुरुआत में सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, कुप्रबंधन की खबरें आई तो नुकसान हुआ, तो इससे सरकार लेके आती है क्या? 1991 का एलपीजी रिफॉर्म, सबसे ऐतिहासिक। उन्होंने कह दिया भाई, 1991 में भारत सरकार ने कह दिया कि औद्योगिक विकास में अब निजी क्षेत्र अपनी भूमिका को प्रोत्साहित करे, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन हो, जिसे आपने क्या कहा, जिसे आपने उदारीकरण के रूप में जाना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इससे क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को घरेलू देश में प्रतिस्पर्धा करने के साथ साथ घरेलू खिलाड़ियों को विदेशी क्षेत्रों का पता लगाने की भी अनुमति दे दी गई। इन सब कदमों को उठाने का उद्देश्य क्या था? देश में औद्योगिकरण, देश में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को और ज्यादा मजबूत करना, और इसी मॉडल को कहा गया उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन मॉडल कहा गया। और फिर अलग अलग चरणों में ये जो काम था ये शुरू, ठीक है। तो ये रहा थोड़ा बहुत इतिहास औद्योगिकरण का, औद्योगिक विकास का, है ना। अब आप जानते हैं हर साल इकोनॉमिक सर्वे का आप इसमें डेटा लिख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस रेट से बढ़ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। आत्मनिर्भर भारत के तहत जो ढांचागत और प्रक्रियागत सुधार किए गए हैं उनको लिख सकते हैं आप, मतलब इससे रिलेटेड फिर आप बहुत सी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपका थोड़ा सा क्या बोलते हैं बैकग्राउंड बन गया है किसी भी चीज में, तो आप इन चीजों को फिर अच्छे से आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो औद्योगिक विकास की जब हम बात करेंगे तो हम इन सारे पॉइंट्स को नोट करेंगे, और कहीं पे आप उत्तर लेखन में भी आपको, निबंध लेखन में ये चीज बहुत काम कर सकती है, और चीजों में भी बहुत अच्छे से ये चीज आपको हेल्प कर सकती है। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहां पे हमने देखा कि औद्योगिक विकास आप जानते हैं आर्थिक विकास का इंजन है। यह पारंपरिक अर्थव्यवस्था जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है ना, उससे हम बात करते हैं मॉडर्न इकोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट हैं कीवर्ड्स, इनको देख के ही लिखनी है चीजें, ठीक है ना। तो ये चीज जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम जाना चाहते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमी से मॉडर्न इकोनॉमी की तरफ, और देश में तेजी से और निरंतर विकास। भाई हमें चाहिए कांस्टेंट डेवलपमेंट से ही बेरोजगारी कम हो सकती है, डेवलपमेंट से ही आपकी गरीबी कम हो सकती है। जितनी भी समस्याएं देश इस वक्त, जिन समस्याओं से देश जूझ रहा है ना, वो सारी समस्याओं से निपटने के लिए आपको कहीं ना कहीं पे औद्योगिक विकास ही मदद करेगा। भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण देखता है। ये सारा जो दृष्टिकोण है, और यूपी का क्या है टारगेट, जरा मुझे बताओ कमेंट करके, कितने ट्रिलियन, कितने बिलियन, कितने मिलियन की इकोनॉमी हम बनना चाहते हैं और कब तक, ये मुझे कमेंट करके बताएंगे आप। और अब ये जो यूपी का सपना, चाहे हमारे भारत का सपना, ये सपना साकार तभी हो सकता है जब हम फोकस करेंगे
किस पे? औद्योगिक क्षेत्र पे, इंडस्ट्री। और देश में कितने हैं औद्योगिक क्षेत्र, आप जानते हैं ये बात? कितने हैं? 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र माने जाते हैं ना, जिसको कोर सेक्टर कहते हैं आप, IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। चलिए जरा कमेंट करके बताएगा कोई मुझे कि कौन कौन से हैं ये 8 क्षेत्र, कोर क्षेत्र। ये सारी चीजें थोड़ी रिवाइज करते रहो, इंडिया लेवल की चीजें रिवाइज करके ही स्टेट लेवल की चीजों को ढंग से कर पाओगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री 4.0 की, उद्योग 4.0। ये तेजी से करीब आने के साथ साथ भारत के औद्योगिक विकास, खासकर मुख्य क्षेत्र में मौजूद बाधाओं को स्वीकार करना भी जरूरी है इसी में, ठीक है। अब फिलहाल अगर हम बात करें तो 1991 के रिफॉर्म्स में मैंने आपको बता दिया क्या क्या आया क्या क्या नहीं आया। तो जो फिलहाल का दौर चल रहा है 2014 से जो अब तक का दौर चल रहा है, इस पे किस पे फोकस किया जा रहा है ज्यादा? इन पे सरकार किन चीजों पे फोकस कर रही है? मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। और किसकी बात कर रहे हैं? FDI खींचना चाहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा, और इंडिया को ग्लोबल, इंडिया और यूपी आप जानते हैं इसको ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स पे, व्हीकल्स पे, सोलर पैनल्स पे, यूपी सरकार खासकर सोलर पावर को, सोलर पैनल्स और ये जो सोलर एनर्जी है इसको हार्नेस करने की बहुत बात कर रही है, हमने देखा भी था ये पिछले कुछ लेक्चर्स में, ठीक है ना। तो ये जो आप मुझे एक तो कमेंट करके बताएंगे कि 8 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। अच्छा, अब अगर आप ये देखें जो औद्योगिक विकास है ये सामान्य गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, निम्न जीवन स्तर, इन सभी समस्याओं को हल करने की ताकत रखता है। और देश की जो प्रति व्यक्ति और GDP है, भाई जो देश की प्रति व्यक्ति आय है, ये आय होगा यहाँ पे पर कैपिटा इनकम, और जो हमारा GDP है, उत्तर प्रदेश का GSDP है, उसमें वृद्धि करता है। तो इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि सफल आर्थिक विकास के लिए प्रभावी औद्योगिक विकास बहुत जरूरी है। मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको इक्वेशन बताई, ये इक्वेशन को ही कीवर्ड्स बना के लिखते रहो, तो इससे बहुत फायदा हो जाएगा। जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इज इक्वल्स टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ई इज इक्वल्स टू आई, ये देख के चलना बिल्कुल, ठीक है ना। अब प्रदेश आप जानते हैं, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जो विकासशील राज्य हैं, डेवलपिंग स्टेट है, जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है, रोजगार वृद्धि कम है, यहाँ पे हम हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा सकते हैं इसी सबसे संबंधित, है ना। तो उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से आप जानते हैं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जहां अभी भी कुल आबादी का, मैंने आपको क्या बताया, 60% से ज्यादा जो है वो जीविका के लिए कृषि पे निर्भर हैं, एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट है इकोनॉमी हमारी। तो राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है, बेरोजगारी, गरीबी की समस्या है, जीवन की खराब गुणवत्ता है, हर सेक्शन को, हर पर्टिकुलर चीज को हमने अच्छे से आपको पिछले लेक्चर्स में कवर करवाया है, उससे खराब गुणवत्ता से हम पीड़ित हैं। तो बहरहाल राज्य भारत में सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक है, हमने पढ़ी है चीजें भाई, एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चर, फूड ग्रेन सबसे ज्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन कृषि ही तेजी से आर्थिक विकास लाने और राज्य को आर्थिक पिछड़ेपन से मुक्त कराने के लिए पर्याप्त नहीं हो पा रही है। तब भाई इतने टाइम से हो रही है खेती यहाँ पे, लेकिन वो अकेली सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अब इसमें आप और क्या लिख सकते हैं भाई, उत्तर प्रदेश जो है उसका जो कृषि क्षेत्र है वो भी कई समस्याओं का सामना कर रहा है, जैसे कृषि जलवायु की स्थिति, अपर्याप्त मॉनसून, हमने सारी चीजें देखी थी जलवायु में, मौसम में, आधुनिक कृषि आदानों की अपर्याप्तता है, यहाँ पे मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, और राज्य में जोत का गैर किफायती आकार, फ्रेगमेंटेड है लैंड होल्डिंग्स, स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, ये सारी चीजें आप पहले देख चुके हैं। कृषि क्षेत्र उत्तर प्रदेश में लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार को बढ़ावा देने में सक्षम नहीं है, इसलिए राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या चाहिए हमको, एक मजबूत और एक बहुत ही तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे होना चाहिए। औद्योगिकरण बनाने की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, प्रोसेस स्ट्रैटेजी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश राज्य को आधुनिक उद्योगों के विकास के लिए विकासात्मक प्राथमिकताओं को अधिक दिया जाना चाहिए, जो डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज हैं उन पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह मुख्य रूप से है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में बचत और निवेश के लिए अपेक्षाकृत उच्च सीमांत प्रवृत्ति होती है, जो विपरीत रूप से आय में वृद्धि करती है। ये नेचर है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण, जिस अर्थव्यवस्था का सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, और अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसरों को और ज्यादा बढ़ाएगी और राज्य में वृद्धि और विकास लाएगी।
उसकी गति को तेज करेगी। जीएसडीपी बढ़ेगा तो कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी वैल्यू बढ़ेगी। एक्सपोर्ट पर यूपी सरकार बहुत ध्यान दे रही है। जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो चीजें। ठीक है, अब चुनौतियां क्या हैं, समस्याएं क्या हैं उद्योग से संबंधित, औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, चलिए ये वाली हम चीजें देख ही लेंगे, इनके अलावा आप कुछ पॉइंट्स हैं बिल्कुल अलग से, वो लिख लीजिए। सबसे पहले आप जानते हैं कुशल बुनियादी ढांचे और जनशक्ति की कमी है। स्किल्ड मैन फोर्स, स्किल्ड वर्क पावर की कमी है ना। हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से हमें किस पे ध्यान देना पड़ेगा, परिवहन पे। कुशल जनशक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रौद्योगिकी आधारित बुनियादी ढांचे को मजबूत करना पड़ेगा। ये लिख के आएंगे भाई। दूर संचार सुविधाएं बढ़ानी पड़ेंगी, रेल परिवहन ज्यादा बोझिल है ना, और सड़क परिवहन हमने देखा था समस्याओं से ग्रस्त। इन चीजों को ठीक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस वर्कफोर्स, ये लिखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। दूसरा, समान अवसर बनाए रखना पड़ेगा, इन इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा भाई। मध्यम और बड़े पैमाने के औद्योगिक क्षेत्र हैं, मान लीजिए, वो सेवा क्षेत्रों की तुलना में जो आपकी एमएसएमई क्षेत्र है वो ऋण उपलब्धता और कार्यशील पूंजी की ऋण लागत के मामले में अपेक्षाकृत कम अनुकूल स्थिति में। और आपने देखा था यूपी में ज्यादातर एमएसएमई, छोटे उद्योग, मध्य, भाई हम मिडिल क्लास स्टेट आते हैं इंडस्ट्री में, हमने पढ़ा था ना लेक्चर में हमारे, तो उनके लिए हमें इन पे ध्यान देने की जरूरत है। तो जो ये पूर्वाग्रह चल रहा है ना लगातार, परसिस्टेंट बायस जो है, इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर विदेशी आयात पे जो निर्भरता है हमारी, इंपोर्ट डिपेंडेंस, इसको कम करना पड़ेगा, है ना। अभी भी परिवहन उपकरण, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, गैर इलेक्ट्रिकल हो गए, लोहा इस्पात, कागज, रसायन, उर्वरक, प्लास्टिक सामग्री, इन सब के लिए हम विदेशों पे निर्भर हैं। ये निर्भरता हमें कम करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर अनुचित स्थान आधार, लोकेशन का प्रॉब्लम है। लोकेशन जो है ना, लोकेशनल फैक्टर्स जो हैं वो फेवरेबल नहीं, अनुचित है स्थान के आधार। भाई कई मामलों में आप देखो औद्योगिक स्थान लागत प्रभावी बिंदु के संदर्भ के बिना ही स्थापित कर दिए जाते हैं। ठीक है ना, ये वाली चीज आप देखोगे, तो ये वाली चीजें आपने देख ली। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में हानि। भाई पब्लिक सेक्टर जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम उसमें चल रही है ना। अगर आप देखें जो समाजवादी पैटर्न है विकास का, उस पर ध्यान केंद्रित करने का कारण प्रारंभिक पंचवर्षीय योजनाओं के जब चल रही थी तब सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों के तहत निवेश में वृद्धि हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आया पब्लिक वर्क्स वाले सेक्टर में, करप्शन, लालफीताशाही, तनावपूर्ण श्रम प्रबंधन संबंध, इन सबको चलते हुए जो प्रॉब्लम्स आई, उन प्रॉब्लम्स के कारण ये चीज इतनी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाई है। ठीक है, अच्छा जैसे अब कुछ मतलब केंद्र सरकार की जो पहले हैं वो आप देख लेना एक बार, ठीक है ना, 2-4 बता दूंगी मैं, लेकिन वो आप लिख के आ सकते हो कहीं भी। तो अब यहां पे देखो, एक तो ये जो श्रम बल भागीदारी दर है, लेबर पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स रेट जो होता है वो कम है बहुत ज्यादा, वो निम्न स्तर का है। 2017 की देखें तो श्रम बल रिपोर्ट अनुसार राष्ट्रीय औसत था 25.3 और यूपी में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन रेट था वो था 14.2%, तो बहुत कम है। भारत के बंदरगाहों से दूरी, भाई पोर्ट से हम लोग दूर हैं, वो तो खैर चलो जोग्राफिकल नुकसान है हमारा, भौगोलिक स्थिति के आधार पे ये चीज होती है डिसाइड। तो इस वजह से भी क्या होता है, जो अन्य निर्यातक हैं उनको तुलनात्मक लागत में नुकसान होता है। औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि की उपलब्धता, यहाँ पे जो लैंड का प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है। तभी तो वो लैंड बैंक्स पढ़े थे आपने, लैंड एक्विजिशन के लिए अलग अलग चीजें हो रही थी और बाकी सब, वो किस लिए हो रहा था, क्योंकि भूमि की यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। और भू आबद्ध राज्य होने के कारण आप जानते हैं लैंडलॉक्ड है हमारा स्टेट, तो बंदरगाहों की जो सुविधाएं हैं उसके अवसर से वंचित रह जाता है डेफिनेटली। और मानक अवसंरचना, ये हम पढ़ ही चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल कमियां बहुत ज्यादा है, उन सुविधाओं का अभाव है। बिजली क्षेत्र में मांग और आपूर्ति के बीच अंतराल है ना, सप्लाई एंड डिमांड का प्रॉब्लम है यहाँ पे। और क्षेत्रीय विकास असंतुलन, रीजनल इम्बैलेंस, आपने देखा था भाई जो सारा विकास हो रहा है वो या तो पश्चिमी क्षेत्र की तरफ हो रहा है या फिर इधर आपका जो ये वाला एरिया है, मतलब जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं वहां पे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, श्रम कानूनों की जटिलता, हमने देखी थी ये चीजें, जो लेबर लॉज हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज के कारण ही
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इन सब चीजों को बढ़ावा उतना शायद नहीं मिल पाता है। और निवेश के लिए संसाधनों की बहुत कमी रही है। इन्वेस्टमेंट के लिए जो एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स चाहिए, जो रिसोर्सेस चाहिए, वो हमको पूरे नहीं मिल पाए हैं, ये भी एक कमी रही है। और उत्पादों से संबंधित विपणन की समस्याएं हैं। ये सारी समस्याएं हम पहले भी देख चुके हैं, है ना। तो ये वाली सारी चीजें हैं। अच्छा, अगर हम देखें कि किस हिसाब से चीजें आगे बढ़नी चाहिए, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि एक तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी, आगे की राह अगर आप लिखना चाहें इसमें, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है भाई, इसमें सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए पीपीपी परियोजनाएं जो हैं, उनका निर्माण एक मजबूत मामला है जो दक्षता और पारदर्शिता दोनों ही बढ़ा सकता है। ठीक है, और बुनियादी ढांचों की जो बाधाएं उनको दूर करना, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स हैं, इसको दूर करना। भाई, भौतिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में क्षमता वृद्धि की जो धीमी दर है, वो औद्योगिक विकास को जो है बाधित करती है। तो मुख्य क्षेत्रों में क्षमता वृद्धि और बुनियादी ढांचे की बाधाओं को दूर करने से मध्यम से लंबी अवधि में आप औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन को तेजी से बढ़ा सकते हैं। ये आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिखेंगे? अब तो खूब सारे पॉइंट्स आपके खुद के दिमाग में फटाफट आ जाने चाहिए। जनसांख्यिकीय लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड का इष्टतम उपयोग, युवा कामकाजी आबादी जो है उसको हिस्सेदारी देना। वैकेंसी नहीं निकालते योगी जी, है ना। अनुसंधान और विकास में सुधार, है ना। रिसर्च और डेवलपमेंट पे आप बहुत फोकस कर सकते हैं। ये पुराना वाला पॉइंट लिखने की जरूरत तो नहीं है, या लिख देती हूँ। डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो पूरा लाभ है वो उठाना। ठीक है ना। तो औद्योगिक अनुसंधान और विकास को सामान्य रूप से और विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र विशिष्ट को, जो स्पेसिफिक क्षेत्र है, उसको मजबूत करना, उसकी आवश्यकता है ताकि ज्यादा मांग संचालित हो सके। ग्लोबल हब बनने की संभावना, आप जानते हैं भारत को रखता है, यूपी रखता है ग्लोबल हब। ये वाला पॉइंट जरूर लिखना। जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अपने भाषण में कहे ना बातें, वो जरूर लिखो। ठीक है ना। तो भारत का विनिर्माण उद्योग पहले से ही उद्योग 4.0 की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो जहां पे इसको डेटा पॉइंट से जोड़ा जाएगा, उसका विश्लेषण किया जाएगा। आप जानते हैं हमारे पास इंजीनियरों का एक बड़ा समूह है, एक युवा श्रम शक्ति है, चीन की तुलना में आधा वेतन, भारत को एक वैश्विक शक्ति बनाने के लिए मजबूत करेगा। और औद्योगिक नीति में सुधार, जो आपकी पॉलिसी मेकिंग है उसमें सुधार जो है, उस पर आप डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप लिख के आएंगे, देखिए आंसर बहुत अच्छा बन जाएगा, है ना। प्रैक्टिस करनी है बस अब आपको लिखने की, मटेरियल तो काफी है आपके पास। तो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को प्रेरित करने वाले क्या कारक हैं, ये यहाँ पे दिए हुए हैं, देख सकते हो आप। औद्योगिक अवसंरचना, जिसमें विकास केंद्र और औद्योगिक पार्क शामिल हैं, है ना। जो डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं, जो इंडस्ट्रियल पार्क्स होते हैं, वो शामिल हैं। देखेंगे, समझ रहे हैं इस चीज को। अच्छा, इंडस्ट्रियल पार्क क्या होता है? मैं आपसे पूछूं, इंडस्ट्रियल पार्क, व्हाट इज इंडस्ट्रियल पार्क? ये आप ये लगाइए, औद्योगिक पार्क क्या होते हैं? औद्योगिक पार्क एक शहर का हिस्सा होता है जो आवासीय या वाणिज्यिक आवश्यकताओं के बजाय सिर्फ औद्योगिक उपयोग, इंडस्ट्रियल यूटिलिटी के लिए जोन किया जाता है। तो ये जोन्स हैं, आप ऐसे समझिए, जोन बना देते हैं इसको एक। औद्योगिक पार्कों में आपके तेल रिफाइनरी, बंदरगाह, गोदाम, वितरण केंद्र, कारखाने, ये सब कुछ शामिल हो सकते हैं। तो इनको कहा जाता है आपका इंडस्ट्रियल पार्क है। ये निवेश आकर्षित करते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं, एक्सपोर्ट को बूस्ट करते हैं। जितने भी इंडस्ट्रियल औद्योगिकरण का जो पूरी नीति है, उसमें जितनी भी बाधाएं होती है ना, वो इन पार्क्स में नहीं मिलेंगी आपको। समझ रहे हैं? ऐसे ही बनते हैं औद्योगिक पार्क के साथ साथ आप लिख सकते हैं इको इंडस्ट्रियल पार्क। ये क्या होते हैं? ये होते हैं मतलब कई लाभों के बीच में इको औद्योगिक पार्क संसाधन दक्षता और परिपत्र अर्थव्यवस्था प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इनमें ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो हरित ऊर्जा को आकर्षित करती हैं, जो ग्रीन बेस्ड टेक्नोलॉजी हैं, जो एनवायरमेंटल, पर्यावरण को देखते हुए जो चीजें की जाती हैं, उनको आप कहते हैं इको इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है ना, ये बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, तभी अच्छा आंसर आप बना पाएंगे। फिर एक वृहद रेलवे और सड़क नेटवर्क, हमने देखा पिछले, ट्रांसपोर्ट इज इक्वल्स टू कनेक्टिविटी इज इक्वल्स टू इकोनॉमी, ये हमेशा। एक विशाल कार्यबल की उपलब्धता है, राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन बढ़ने चाहिए।
अब साहिबाबाद है, नोएडा है, इनके औद्योगिक क्षेत्रों में कई विनिर्माण इकाइयां स्थापित की गई हैं जो दिल्ली के निकट हैं और देश के बाकी हिस्सों के साथ एक उत्कृष्ट परिवहन नेटवर्क से उसको जोड़ती। राज्य में कृषि संवर्धन के लिए आप जानते हैं 31,200 किलोमीटर के करीब नदियों को, नहरों को, मतलब इन सब का नेटवर्क बहुत लंबा है। राज्य में खनिज संसाधन काफी अच्छे हैं, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, कांच का रेत, संगमरमर, बॉक्साइट, गैर प्लास्टिक फायर के लिए यूरेनियम, इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आपका राजकीय औद्योगिक बुनियादी संरचनाओं में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश इसके लिए निरंतर प्रयासरत है और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप विकसित की जा चुकी है। सारे इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हैं। नोएडा विशेष आर्थिक निर्यात क्षेत्र, कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जैसे कोको कोला है, पेप्सी, ग्लैक्सो और आपका मोजर बियर, ये सारे वहां पे अच्छा खासा सेटअप है। इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान, इंजीनियरिंग, इनमें प्रतिष्ठित ब्रांडों की निर्माण इकाइयां मिलेंगी आपको, बीपीओ केंद्र मिलेंगे। तो इससे इन्वेस्टमेंट का अच्छा प्रभाव जो है वो प्राप्त कर रहा है। नोएडा जानते हैं, और पूरा प्लान्ड सिटी है भाई। दिल्ली डूब गया, देखो नोएडा नहीं डूबा, बाढ़ में, बारिश में, कहने का मतलब है। फिर राज्य में सुधारों को चलाने वाले जो प्रमुख संस्थान हैं उनमें से आपका उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसका जरूर जिक्र करेंगे आप जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात आएगी। तो यूपीएसआईडी ये शामिल है जो राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देता है, सुविधाजनक बनाने के लिए प्रासंगिक नीतियों का, रणनीतियों का निर्माण करता है, उनको कार्यान्वित करता है। फिर उद्योग बंधु, उद्योग का मित्र, फ्रेंड ऑफ इंडस्ट्री, ये एक ऐसा संगठन है राज्य सरकार में हमारी जो विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित मौजूदा और भावी उद्योगों की विभिन्न समस्याओं को हल करने के अलावा औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की निवेश की सुविधा के लिए समर्पित है। सर्विसेज सेक्टर के लिए भी ये डेडिकेटेड है, ये आप लिख सकते हैं। फिर उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश राज्य में निवेश आकर्षित करने पर केंद्रित एक संगठन, मतलब सोसाइटी है, बेसिकली एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, पंजीकृत सोसाइटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों में तीव्र विकास के लिए नीति निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान देते हुए यह संगठन भावी और मौजूदा उद्यमियों को सलाहकार सेवाएं प्रदान करके और उनकी समस्याओं और शिकायतों को उत्तर प्रदेश सरकार, संस्थानों, संगठनों, इनके समक्ष उचित स्तर पर उजागर करके ऐसी समस्याओं के समाधान की सुविधा प्रोवाइड करता है। मतलब ये सारी एडवाइजरी फंक्शंस देता है, सारी चीजें, पूरा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आपका उद्योग बंधु पारदर्शिता और तीव्र जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, आपकी ट्रांसपेरेंसी, इसकी अवधारणा पे ये काम करता है और अपने ग्राहकों को एक आत्मीय और विनम्र दृष्टिकोण के साथ निवेश सेवा प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, यूपीआईडीसी, यूपीएसआईडीसी, इसका प्रमुख कार्य क्या है? औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना, बुनियादी ढांचे से संबंधित और उद्योग विशिष्ट परियोजनाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना, बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, औद्योगिक टाउनशिप, इन सब के लिए एक इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना, एक एकीकृत बुनियादी ढांचा बनाना, ये सब इसके काम के जोन में शामिल है। ठीक है, तो ये वाली कुछ चीजें आपने देख ली। अब देखो यूपीएसआईडीसी के कुछ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं। देखो उन्नाव में है आपका ट्रांसगंगा हाईटेक सिटी डेवलप कर रहे हैं, इलाहाबाद में सरस्वती हाईटेक सिटी, भोपुर में आईएमसी भोपुर प्रोजेक्ट, औरैया में आपका डिबियापुर प्लास्टिक पार्क बन रहा है, और ट्रॉनिका तो है ही बहुत फेमस, गाजियाबाद का ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, कन्नौज का परफ्यूम पार्क, मतलब अब शनैल वनैल नहीं लगाएंगे लोग बाग, कन्नौज का परफ्यूम है ना, लगाना चाहिए। बरेली बहेड़ी इंडस्ट्रियल एरिया, रमायपुर कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर एमएलसी प्रोजेक्ट है, मुरादाबाद में आपका मुरादाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, कानपुर में मंधाना है, आगरा में थीम पार्क 7 सिटीज हैं। तो ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं जो कमाल का मतलब काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें लिख के आइए बढ़िया से, है ना, तब मिलेंगे नंबर। यूपी का तो कुछ भी नहीं छोड़ना आपको, याद रखिएगा ये चीज। तो अब हम पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, ESDM नीति, साथ में इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी है, ये पूरा इसकी फुल फॉर्म है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री ने ये 2019 में राष्ट्रीय स्तर पे नीति आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने प्रस्तावित की थी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, उसको स्वीकृति दी थी। इसमें बात हुई थी कि मतलब हम ज्यादा बढ़ावा देंगे, मतलब इस हिसाब से उद्योग को स्थापित किया जाएगा कि
अनुकूल माहौल बनाकर भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। ईएसडीएम मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यहाँ पे अच्छे से होनी चाहिए, ये इसका उद्देश्य था। तो ईएसडीएम इकोसिस्टम के विकास में तेजी लाने के लिए यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को क्या बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया है। ठीक है, मतलब इसके तहत इस हुआ क्या था, जो आपकी पॉलिसी आई थी, नेशनल पॉलिसी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें ये बात की गई थी कि अलग अलग जगहों पे इस तरीके के जोन बनाए जाएंगे, है ना। इसकी विशेषताएं क्या थी कि भाई ईएसडीएम सेक्टर के लिए अनुकूल माहौल बनाया जाएगा, समूची मूल्य श्रृंखला वैल्यू चेन पे ध्यान दिया जाएगा, निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा, जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे होते हैं उनके विनिर्माण के लिए यहीं पे प्रोत्साहन दिया जाएगा, उसके लिए सहायता भी दी जाएगी, जैसे सेमीकंडक्टर हो गए आपके, डिस्प्ले फैब्रिकेशन हो गया, ऐसी चीजें। और नई यूनिटों को बढ़ावा दिया जाएगा। इंडस्ट्री लेड R&D, अनुसंधान एवं विकास, उद्योग की अगुवाई में नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। और जो उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र हैं जैसे 5G है, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है, वर्चुअल रियलिटी है, ड्रोन्स है, रोबोटिक्स है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ये भी लिख सकते हैं आप। ये सारी पॉइंट्स लिखते रहो जो मैं बोल रही हूँ। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, आपका फोटोनिक्स है ना, और नैनो आधारित उपकरण है, क्या बोलते हैं इनको, नैनो बेस्ड डिवाइसेस। ये सारी बात हुई थी इस नीति में। इनको मतलब ये सारे वो हैं जो शुरुआती स्तर के स्टार्टअप्स हैं, वो भी इसमें शामिल किए गए थे। कुशल श्रम बल की उपलब्धता की बात की गई थी, फैबलेस चिप डिजाइन इंडस्ट्री की बात की गई थी, और आपका सुबह साइबर सुरक्षा भी इसी के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो ये जो सारी चीजें हैं इसी के अंतर्गत जो हमारा यूपी का है, यूपी में अनाउंसमेंट हुआ था कि इन चीजों को ईएमजी बनाया जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाया जाएगा। उद्देश्य क्या थे इसके, राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, ये जो पार्क हैं क्या करेंगे, जो मैंने आपको भी सारी चीजें बताई। ईएसडीएम पार्क स्थापित करे जाएंगे। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को आकर्षित किया जाएगा ज्यादा से ज्यादा। राज्य में फैब, बता दिया मैंने आपको सारा, सेमीकंडक्टर जो होते हैं इकाइयां, अभी बताया मैंने आपको, आपका फैब्रिकेशन डिजाइन, डिस्प्ले फैब्रिकेशन, सेमीकंडक्टर। राज्य में घरेलू विदेशी निवेशकों के लिए ईएसडीएम पार्कों की स्थापना की जाएगी। राज्य के भीतर रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जाएगा, उनको विकसित किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश औद्योगिक के सकल राज्य जीएसडीपी में वृद्धि करेगा। जाहिर सी बात है, जो ये सब कुछ होगा इससे किस में वृद्धि होगी, इन्हीं सब चीजों में वृद्धि होगी। क्लियर है ये चीजें। तो ये वाली जो चीजें हैं, ऐसी ऐसी चीजें आपको जरूर लिख के आनी है, उसी से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब आपका आती है उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति। ये आपका उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022, बहुत इंपॉर्टेंट, पता होनी चाहिए आपको ये। ठीक है जी, चलिए। अब आप यहां पे एक चीज देखिए, सबसे पहले तो ये जो नीति है इसमें विभिन्न, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारा नॉर्थ इंडियन स्टेट है उत्तर प्रदेश का, ये चाहता है और एफडीआई को अपने तरफ खींचना। क्लियर है वो इतनी चीज में। आप जानते हैं प्रदेश एक लीडिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है ना, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लॉजिस्टिक्स अच्छा है बहुत ज्यादा। और यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई फरवरी 2023 में, उसका भी उद्देश्य यही था कि आपका निवेश मित्र पोर्टल भी आप जानते हैं, जिसमें ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम देता है, जो निवेश मित्र क्या प्रोवाइड करता है, ये OIMS, इसको लिख के आएंगे आप ऐसी, ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट, लिख लो इसको, मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं ना 2 डायग्राम से बता दूंगी आपको, वो आप लिख के जरूर आइएगा। बना सकते हैं आप वो डायग्राम इसके साथ साथ। पहले तो आप ये देख लीजिए नीति के सामरिक हस्तक्षेप स्तंभ क्या है, पिलर्स क्या है।
5 पिलर्स हैं जिन पे पूरी नीति खड़ी है, बस ये पिलर्स बना के आ जाना आप। क्षैतिज पिलर जो है हॉरिजॉन्टल, उसमें आप देखें तो गुणवत्ता बुनियादी संरचना, रसद दक्षता, वित्त तक पहुंच, कुशल श्रम, सारे पॉइंट्स नोट करके जाना। लंबवत वर्टिकल अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कुछ फोकस क्षेत्र हैं, ये बताऊंगी मैं आपको कौन से हैं। सनराइज और संभावित क्षेत्र बताऊंगी। चैंपियन सेवाएं, वैश्विक मूल्य श्रृंखला एकीकरण, इसमें आयात प्रतिस्थापन है, निर्यात संवर्धन है, अनुसंधान एवं विकास का संवर्धन है। सब पढ़ा हुआ लग रहा होगा, ऐसा तो कुछ नहीं कि अलग क्या बता रही है, मतलब क्या पॉलिसी में लिखा हुआ है अलग। नवाचार और आईपीआर है, गुणवत्ता और डिजाइन है, एमएसएमई है, ओडीओपी है और स्थानीय उद्योग है। सब पढ़ चुके हो आप। निवेश का आकर्षण किस लिए चाहते हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। ब्रांड उत्तर प्रदेश को स्थापित करना है और राजकोषीय प्रोत्साहन। वहनीयता क्या है इसकी? रोजगार के अवसर सृजित करना। संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना। क्षेत्रीय विकास, क्योंकि वो ऊपर देखा आपने रीजनल इम्बैलेंसेस हैं, उसका इलाज यहाँ पे है। और चक्रीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जरूर बना के आइएगा ही आइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, यहीं पे बता देती हूं मैं, कुछ पॉइंट्स जरूर आप ना याद करके रखिएगा। मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स के नाम बता रही हूं, 2021 का डेटा है, जो भी लेटेस्ट है वो देख लीजिएगा। एक इंडेक्स है गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इसमें कॉमर्स और इंडस्ट्रीज जो है उसमें रैंक पहला आया था यूपी का 2021 में। तो आपको तो इस इंडेक्स को देखना है अगर कहीं भी ये आया आपका न्यूज में तो। दूसरा, हमें जो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग होती है, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 का ये डेटा, इसमें हमें रैंक मिली थी लीडर की। ये दो देखने हैं आपको। हम सबसे बड़े उत्पादक हैं दूध के, हॉर्टिकल्चर बागवानी आपका, और जैसे आंवला है, आम है, अमरूद है, मटर है, आलू है भारत के। आप जब लिखेंगे ना कि क्यों यूपी में ऐसा होना चाहिए। दूसरा, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स होता है एक, ये सब पहले भी पढ़े हैं आपने, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि इस नीति में इनकी बात हुई थी। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स होता है एक, उसमें रैंक आई थी 6ठी 2021 का यूपी। तो ये आप देख लेना, ठीक है। ये 3 चीजें बता दी मैंने, लिखते रहना इनको, मैं मिटा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे और चीज बतानी है आपको। अब यहाँ पे देखोगे तो हमें लीड्स करके एक रिपोर्ट होती है, इंडेक्स होता है एक, क्या बोलते हैं इसको, लैंडलॉक्ड स्टेट्स इन लॉजिस्टिक्स ईज, ठीक है। इसमें 2022 में हमें मिली थी रैंक अचीवर। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो जरूर लिख के आना, ठीक है। तो इससे आपको अच्छा खासा पॉइंट्स मिल सकते हैं। अब जो फोकस सेक्टर्स हैं, ऊपर आपने फोकस सेक्टर्स देखे थे अभी, तो उसमें आप ऐसा करना, एक ऐसे करके डायग्राम बना लेना, फोकस सेक्टर्स करके, केंद्रीय बिंदु। मैं आपको उन फोकस सेक्टर्स के नाम बता दे रही हूं। पहला लिख लीजिए आप, फार्मास्यूटिकल्स, या नाम याद रहे तो बस बहुत है इतना। डिफेंस एरोस्पेस, इसको इंग्लिश में ही बना के आ जाइएगा, कोई बहुत बड़ी बात तो ये है नहीं। फिर इसमें आप लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग, ऐसे करके एक डायग्राम बना देना, उगता हुआ सूरज टाइप, है ना। ई व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और आपका सेमीकंडक्टर। इस पॉलिसी में ये फोकस एरियाज हैं। फिर बायोफ्यूल, जैव ईंधन, है ना, ये लिख लेना। एक लिख लो सिविल एविएशन, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपने मेरा डायग्राम देख के खुद से नेट पे सर्च करके भी देख लिया ना, तो भी आपका काम बन जाएगा। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे याद दिला रही हूँ कि आपको याद रहे, मैम ने उस लेक्चर में ये चीजें कराई थी। और एक है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारे फोकस सेक्टर्स हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये बार बार कहीं भी लिख के आना हो, कहीं भी इंक्लूड करना हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये आपका ITES है बेसिकली, सर्विसेज BS के साथ। तो ये डायग्राम बन के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हैं फोकस सेक्टर्स, जिनको यूपी फोकस सेक्टर मान रहा है अपने, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात? अच्छा, अब कुछ है सनराइज सेक्टर्स, ये अभी आपने ऊपर देखे ना, ये देखो फोकस क्षेत्र, ये फोकस क्षेत्र बताया मैंने आपको। अब सनराइज और संभावित क्षेत्र जो है वो देख लो, वो भी बहुत जरूरी है।
ये छोटे छोटे डायग्राम कहीं कहीं बीच में बना के आ जाते हैं ना, तो फिर एग्जामिनर खुश हो जाता है। तो अब ये आपके सनराइज सेक्टर्स हैं, ठीक है। येलो कलर से बना देती हूँ, आपको याद रहेगा। एक तो इसमें आपका PLI सेक्टर, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, पूरी स्कीम है इसकी, PLI सेक्टर। इसमें आपके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, अवसंरचना वाली जो परियोजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। एक आपका फोकस करा जा रहा है कैपिटल गुड्स पे, सनराइज है ये, और केमिकल्स, रसायन। एक है ऑटोमोबाइल्स और ऑटोमोटिव, लिख लेना खुद। और एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका ग्रीन हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन। ये वाले सेक्टर्स ध्यान रख लेना, सनराइज वाले सेक्टर्स खासकर ध्यान रखना, ठीक है। मिटा रही हूं मैं, अब बिल्कुल ध्यान रखना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, फिर आपका अच्छा बन जाएगा। तो अब जो है, आप जानते हैं लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स के लिए हमने ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर, वो EDFC, WDFC, ये सब कुछ आप लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस मेन चीजें मैंने बता दी हैं आपको। अब इसके प्रमुख उद्देश्य और प्रावधान देख लो। गांव की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद वहां शेष बची जो गैर कृषि, बंजर और अनुपजाऊ भूमि है, उसको एकीकरण करना है उसका, और इसमें बनेंगे लैंड बैंक। ये मैं इसलिए इंग्लिश में अलग से लिख देती हूँ, वही बात है जिससे आपको याद रहे कि मैम ने अच्छा ये बताया था। लैंड बैंक पे फोकस है, लैंड इंटीग्रेशन पे फोकस है, लैंड मैनेजमेंट पे, भूमि प्रबंधन पे फोकस है, ठीक है। अब सारी भूमि तो नहीं ना कल्टिवेबल है गांव में भी। राज्य में आप जानते हैं एक्सप्रेसवे और फ्राइट कॉरिडोर से सन्निकट लैंड बैंक और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इनको विकसित करना। अब ये तो देखो इंग्लिश में ही है ना, तो पॉलिसीज वगैरह की कुछ चीजें आपको इंग्लिश में लिख के आनी चाहिए। कार्गो मूवमेंट में बाधा बनने वाले जो नो एंट्री जोन हैं, भीड़ भाड़ वाले मार्ग हैं, चेक पॉइंट हैं, इनकी नियमित रूप से पहचान करना, इन सारी बाधाओं को कम करने के लिए कार्य योजना तैयार करना, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको कार्यान्वित किया जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये देखो ये आ गए सारे, ग्रीन हाइड्रोजन, एग्रोकेमिकल, विमान, कलपुर्जे, इन सबका विनिर्माण, जैसे जो ये सनराइज क्षेत्र हैं, सारे मैंने आपको बता दिए सनराइज क्षेत्र, इन पे ध्यान केंद्रित करना। सिविल एविएशन देखा था ना अभी ऊपर आपने। राज्य में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार ऊर्जा उत्पादन, पारेषण, वितरण और क्षमता वृद्धि में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी। आप देख सकते हो। नेशनल वाटरवे 1 आप जानते हो, इस पे वाराणसी में एक मल्टी मॉडल टर्मिनल, पिछले लेक्चर में सब कवर किया है हमने, और गाजीपुर, राजघाट, रामनगर, वाराणसी और प्रयागराज टर्मिनल और विभिन्न फ्लोटिंग टर्मिनल संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही वाराणसी में 100 एकड़ में पहला भारत का क्या बन रहा है, फ्राइट विलेज बन रहा है, फ्राइट विलेज। ये कुछ जो प्रीलिम्स वाली न्यूज होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे बहुत काम आती है। आगरा और प्रयागराज में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आपका जानते हैं आप, पश्चिमी डेडिकेटेड परिवहन गलियारा जो है WDFC, इसके करीब स्थापित किया जाएगा, जिससे यहाँ बनने वाली जो भावी औद्योगिक इकाइयां हैं उनको निर्बाध कनेक्टिविटी और विश्व स्तरीय सुविधा, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने का भी एक्सप्रेसवे का और मतलब क्या है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देना। जनवरी 2022 तक उत्तर प्रदेश में 24 स्वीकृत विशेष आर्थिक क्षेत्र होंगे, SEZ आप जानते हैं। SEZ का मतलब तो पता होगा, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, वहां पे कुछ सुविधाएं होते हैं, कुछ कंसेशंस होती हैं, जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो अच्छे से वहां पे काम कर सकें, इसके लिए बनाए जाते हैं। जानते होंगे मेरे हिसाब से तो आप ये SEZ क्या होता है। तो ये स्थापित जो विशेष आर्थिक क्षेत्र जिनको कहते हैं वो बनाए जाते हैं। उनमें क्या होता है, जो मतलब देश के ही भीतर ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो प्राय शुल्क मुक्त राजकोषीय रियायतें होती हैं इसमें, और यहाँ मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित किया जाता है, रोजगार पैदा करने के लिए अलग अलग व्यापार, वाणिज्यिक कानून ये सब होते हैं, और SEZ इन क्षेत्रों को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे व्यापार करने में आसानी है ना। मतलब व्यापार पे ही, मतलब उद्देश्य सिर्फ यही है इसका कि अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां लाई जाएं, वस्तु और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाया जाए, रोजगार पैदा किया जाए, घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित किया जाए, बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाए। ये मैंने आपको SEZ भी बता दिया थोड़ा सा। तो 24 स्वीकृत हैं SEZ, जिनमें से 21 को विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम जो है 2005 का, इसके तहत अधिसूचित किया जा चुका है। अधिनियम में जो अधिसूचित हो जाएंगे तो उसको फिर वो सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, और 14 का संचालन भी शुरू हो चुका है, तो ये भी आप लिख के आ सकते हैं।
ठीक है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है, इनिशिएटिव्स क्या हैं, पहले क्या हैं, वो देखना बहुत जरूरी है। जिला स्तर पर कारीगरों के उत्पादों के संवर्धन हेतु एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी जो योजना है 2018 में शुरू की गई थी। खनन क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश खनन नीति माइनिंग पॉलिसी 2017 की नीति अवैध खनन को नियंत्रित करने और पारदर्शिता लाने का प्रयास करती है। औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 की शुरुआत इसकी की गई, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना, रोजगार सृजित करना और राज्य में सतत समावेशी और संतुलित आर्थिक विकास कीवर्ड्स इसका समर्थन करना। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना पारंपरिक रूप से स्वरोजगार करने वाले लोगों को जो सहायता के लिए बनाई गई है ये वाली योजना। और एक है आपकी मुख्यमंत्री खाद्य प्रसार मिशन योजना। ये जो लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं उनको स्थापित करना, उनका विस्तार करना, आधुनिकीकरण करना, कोल्ड चेन का विकास करना, मूल्यवर्धन करना, प्रसंस्करण अवसंरचना के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना, ये इसके लिए। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और भी कुछ नीतिगत पहले हैं, वो आप देख सकते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति 2017, ये नाम है बस, इसमें तो कुछ ज्यादा डिटेल आपको देखनी नहीं। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 2017, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2017, उत्तर प्रदेश सोलर पॉलिसी 2017, उत्तर प्रदेश कपड़ा और परिधान नीति 2022 और यूपी एमएसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है एक 2017 की, और आपकी यूपी वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति है 2018 की। ये सारे फोकस एरियाज आपने अभी ऊपर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी वाले में पूरे में देख ली। बहुत बढ़िया। चलिए तो अब देख लीजिए आपके जो पावर रिसोर्सेज हैं उनका और औद्योगिक विकास का क्या संबंध है और क्या सरकार उससे संबंधित कर रही है। शक्ति संसाधन और औद्योगिक विकास। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक राज्य है जिसके पास संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिसका औद्योगिक विकास के लिए उपयोग आप भलीभूति कर सकते हैं। औद्योगिक विकास के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख ऊर्जा संसाधन हैं, हम इनको पहले भी देख चुके हैं, आप जानते हैं। हमारे पास कोयले का प्रचुर भंडार है जो बिजली उत्पादन के लिए आप जानते हैं महत्वपूर्ण ईंधन है। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, इनमें आपको कोयले के भंडार देखने को मिलेंगे। फिर पन बिजली, आपका रेहान बांध सहित कई पन बिजली स्टेशन हैं, क्षमता 3000 मेगावाट है। उत्तर प्रदेश में अन्य पन बिजली स्टेशनों में आपका माता टीला है, धलाई कलां है, चीनी मिल है, ये सब शामिल है। फिर नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस है। विशेष रूप से राज्य का जो पूर्वी भाग है उसमें महत्वपूर्ण प्राकृतिक गैस के भंडार देखने को मिलते हैं। राज्य में पाइपलाइन का एक नेटवर्क है जो औद्योगिक क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस का परिवहन करता है। सौर ऊर्जा, आपका सोलर एनर्जी पे फोकस है। प्रदेश में गर्म जलवायु के कारण सौर ऊर्जा उत्पादन की बड़ी संभावना है। राज्य ने 2022 तक 10,700 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो ऐसे वाले लक्ष्य आप थोड़ा सा देख के लिख सकते हैं। पवन ऊर्जा, उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से राज्य के पश्चिमी भागों में पवन ऊर्जा उत्पादन को भी महत्वपूर्ण की क्षमता है और राज्य ने 2022 तक 2000 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। बायोमास, भाई कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा है तो इस वजह से बायोमास भी काफी है जो उल्लेखनीय मात्रा में बायोमास उत्पन्न करता है। तो इस बायोमास से आप बिजली उत्पादन के लिए ईंधन, ये मैंने पूरा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा पिछले लेक्चर्स में, विंड मिल बना के टरबाइन कैसे काम करती है सब कुछ करा चुकी हूँ मैं। तो जिन्हें पुराने लेक्चर्स रिवाइज करते रहो मेरे हिसाब से तो सही रहेगा। तो ये भी उद्योगों के लिए ऊर्जा का एक अच्छा स्थायी स्रोत प्रदान कर सकती है। तो प्रदेश में विविध प्रकार के बिजली संसाधन हैं जिनका औद्योगिक विकास के लिए उपयोग अच्छे खासे स्तर पर किया जा सकता है। राज्य सरकार ने इन संसाधनों के विकास को प्रोत्साहित करने और बिजली क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए कई नीतियां, कई पहलों को भी लागू किया। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने इससे संबंधित देख लिए। अब आपका बचा इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना और औद्योगिक विकास। इंपॉर्टेंट है ये एकदम। देखो, उत्तर प्रदेश आप जानते हैं सबसे बड़े राज्यों में से एक है। ठीक है, पॉपुलेशन काफी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छा खासा है, तो उस सबका यूटिलाइजेशन तभी अच्छे से हो सकता है जब आपका बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास जो है वो एकदम अच्छे रूप से, एकदम जैसे कहते हैं ना कोहेरेंट तरीके से चले। ठीक है,
और इसकी संभावनाएं काफी हैं। राज्य ने आप देखो हाल के वर्षों में इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति भी की है। सरकार ने निवेश आकर्षित करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी पहलों को लागू किया है। सबसे पहले औद्योगिक गलियारा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। क्या होता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मैं आपसे पूछूं? इंडस्ट्रियल पार्क का मतलब मैंने आपको बता दिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी आपको मतलब पता होना चाहिए। देखिए, औद्योगिक गलियारे जो होते हैं वो उद्योग और बुनियादी ढांचे का प्रभावी एकीकरण है, ऐसे समझिए आप, जिससे समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। औद्योगिक गलियारों का गठन क्या मतलब? उच्च गति परिवहन नेटवर्क, अत्याधुनिक कार्गो अनुकूलन उपकरण के साथ पोर्ट बनाने, आधुनिक हवाई अड्डे बनाने, विशेष आर्थिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र बनाने, लॉजिस्टिक पार्क, परिवहन केंद्र, खाद्यान्न केंद्रित औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए आपके नॉलेज पार्क बना देना, पूरक बुनियादी ढांचा, टाउनशिप, रियल एस्टेट। ठीक है, फिर नीतिगत ढांचे को सक्षम करने के साथ साथ जो बाकी का शहरी बुनियादी ढांचा होता है उसका निर्माण करना। आप जानते हैं पूरे 5 औद्योगिक गलियारे हैं पूरे भारत में, और सबसे इंपॉर्टेंट वाला हमारे प्रदेश से होकर गुजरता है, और इनको स्मार्ट सिटी के साथ भी अब विकसित किया जा रहा है। ठीक है ना। तो राज्य में निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आप जानते हैं DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और आपका ये पूर्वी समर्पित माल गलियारा जो है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, इसके सहित समर्पित औद्योगिक गलियारे विकसित किए जा रहे हैं। ये गलियारे राज्य में उद्योग के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए राजमार्ग, रेलवे, अन्य सुविधाएं सहित जितना भी मॉडर्न अपडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका पूरा ढांचा ये प्रदान करते हैं। फिर विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ आप देख चुके हो, ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं आपको। यूपी ने उद्योगों के अनुकूल कारोबारी माहौल प्रदान करने के लिए राज्य भर में कई SEZ स्थापित किए हैं। ये जोन निवेश आकर्षित करने और निर्यातोन्मुख उत्पादन, भाई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन जो होता है उसको बढ़ावा देने के लिए कर छूट, मैंने बताया आपको, इसमें बहुत सारे प्रोत्साहन, बहुत सारी रियायतें आपको मिलती हैं SEZ जो होते हैं। इंडस्ट्रियल पार्क मैं आपको बता चुकी हूं। राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए रेडी टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए की बात की है, और इसके लिए राज्य भर में विभिन्न औद्योगिक पार्क स्थापित किए हैं। ये पार्क उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक समय और लागत को कम करते हुए सड़क, पानी की आपूर्ति और बिजली जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, और फिर आप लिख सकते हैं कि ऊर्जा अवसंरचना, जो पूरा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई बिजली संयंत्रों और ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना के साथ राज्य ने बिजली के बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पे खासकर, सोलर और विंड एनर्जी पे खासकर ध्यान दिया जा रहा है। आप जानते हैं भाई गर्म प्रदेश है, सोलर एनर्जी हमेशा मिलती ही रहती है। इसके सहित जो बाकी की रिन्यूएबल ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा है, उसको बढ़ावा देने के लिए अलग अलग पहले लागू की है। परिवहन अवसंरचना, राज्य ने राजमार्ग, रेलवे, हवाई अड्डे, मतलब ये पूरा आप देख चुके हो, कनेक्टिविटी कितनी अच्छी की जा रही है प्रदेश में, इसमें काफी निवेश किया जा रहा है। राज्य सरकार ने कनेक्टिविटी में सुधार और व्यापार और वाणिज्य की सुविधा के लिए नए हवाई अड्डों का विकास, मौजूदा लोगों का विस्तार सहित विभिन्न नई परियोजनाओं का प्रस्ताव दिया है। उत्तर प्रदेश अगले 2 वर्षों में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का एकमात्र राज्य बनने जा रहा है। इसके अलावा घरेलू कनेक्टिविटी के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना, इसके अंतर्गत 7 हवाई अड्डों को शुरू किया गया है और अन्य 8 हवाई अड्डों पर भी काम चल रहा है। सब एरोप्लेन में ही घूमेंगे। ठीक है, फिर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, आपका विलेज टूरिज्म है ना, यहाँ पे ताजमहल, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, सब कुछ यही है हमारे पास। तो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। राज्य सरकार ने नए पर्यटक सर्किटों का विकास, हेरिटेज आर्क, इसमें आप हेरिटेज आर्क जरूर लिख के आइए, पढ़ा चुकी हूं मैं आपको। विरासत स्थलों की बहाली और इको टूरिज्म, तो इसके साथ साथ टूरिज्म में काफी निवेश और सुधार किया जा रहा है। तो एंड में आप लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। सरकार ने विकास को बढ़ावा देने और निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न पहलों को लागू किया है। राज्य की सामरिक स्थिति और प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन इसे भारत में व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों और उद्योगों के लिए एक अच्छा आकर्षक गंतव्य बनाते हैं। ठीक है जी, तो ये खत्म होता है हमारा लेक्चर यहाँ पे। PDF जो लोग चाहते हैं वो हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ये डिटेल्स हैं, आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। बाकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, देखिए अब टाइम इतना है नहीं। शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बस पढ़ते रहिए अच्छे से और
आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।